चलो ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि आप हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर्स अलग करेंगे, बट सारे के सारे अभी तक मिक्स है। कि आप सेमीकंडक्टर बोलो, कंडक्टर बोलो, हमको चीजों को समझना है बेटर तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का सर्किट हो, चाहे, क्योंकि जब आपके सामने कोई एक सर्किट आएगा तो वो इलेक्ट्रिकल बोल के नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के नहीं आएगा, वो एक सर्किट है और उस सर्किट को देख के हमको समझना है और उसी पे जितना कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। सेमिस्टर एग्जाम तो है नहीं कि आपको चैप्टर वाइज अलग अलग करके और क्या कहते हैं थ्योरम मेंशन करके आपको बोलेगा कि इस टाइप से आप सॉल्व करो और इसके डिटेल्स में लिखो, ऐसा नहीं है। आपका क्या है कि ये सारे जितने सारे हमारे नेटवर्क थ्योरम्स है वगैरह है या फिर जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे हमारे हाथ में एक टूल्स है, और ये सारे टूल्स एक दिन में नहीं मिले हैं हमको, ये कई वर्षों का, सालों साल का रिसर्च वर्क है, लोगों ने किया और उनका रिजल्ट हम यूज करते हैं और चीजों को बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ना। तो सबसे पहले तो भाई ये जो यूनिवर्स है हमारा, और इसी यूनिवर्स के ऊपर ही सारा चीज रिसर्च है, साइंस हम किसको कह रहे हैं कि यूनिवर्स में जो चीज है अवेलेबल उसी को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, मिराकुलस नहीं है बट सब कुछ मिराकल है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि लोगों को पता नहीं चलता था, और आज के डेट पे भी मैं बोलूंगा बहुत मैक्सिमम लोगों को क्या है कि बहुत सारी चीजें मिराकुलस लगती है, बट ये है मिराकुलस, हर एक चीज मिराकुलस है, लेकिन उसके पीछे का एक लॉजिक है, और ये नेचर अपना जो भी रूल है, जो प्रॉपर्टी है, उससे बाहर नहीं जाती। नेचर का रूल्स, नेचर के प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स समझना पड़ेगा कि एटम्स कैसे बने। हमको अभी तक ये बहुत अच्छे से पता है कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों के अंदर जाते हैं तो हमको एक टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, और जिसको हम बोल रहे हैं एटम्स, है ना। और एटम्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स किस चीज से बना है? द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये मैटर्स है। और क्या है कि फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड योर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो फील्ड्स और मैटर्स, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है अपना ये यूनिवर्स। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज वॉल्यूम एंड हैव मास, जिसका मास है और ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम को, उसी को हम मैटर बोल रहे हैं। और बाकी जो चीज हमको नहीं दिख रही है वो है फील्ड, और हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग हैं, है ना। चारों तरफ हमारे रेडिएशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। और ये जो चार्ज की बात करते हैं हम लोग, तो चार्ज अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक चार्ज क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगर वो चार्ज मूव कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता है ना। So matter is made up of what? Matter is made up of molecules, and molecules are combined to form the solid bodies, है कि नहीं। और जो मॉलिक्यूल्स है उनको अगर आप तोड़ोगे तो एटम्स मिलेंगे, एटम्स को अगर तोड़ेंगे तो हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। ये तो क्लियर हो चुका है और बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये सारी चीजों के जो समझ है उसको बेटर करने के लिए, और कुछ डाटा है जो रजिस्टर हो जाना चाहिए अपने दिमाग में, जो भूल जाते हैं हम लोग अक्सर। तो सबसे पहला चीज क्या है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁹ कोलम, ये नेगेटिव चार्ज है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁹ कोलम, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना था? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताया था हमने लास्ट क्लास में भी,
मैं बोला ना कि ये सारी चीजें हमको पता होती है लेकिन रजिस्टर नहीं हो रही है, आप लोग रजिस्टर नहीं कर रहे हो अपने दिमाग पे। तो रजिस्टर करना जरूरी है, कि इसको याद रखना जरूरी है। बाकी तो सारे के सारे किताब में ही। यस, सर राइट, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये सारी डाटा याद रहे, ये सब बेसिक डाटा है, बहुत ही बेसिक डाटा है और याद रखना पड़ेगा। मास ऑफ ए प्रोटॉन इट इज 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और 1 कूलम चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 25/232 into 10⁻18। तो 10�18 के सामने 6.2 ये बहुत ज्यादा ये नहीं लगता है। 6.2 सफिशिएंट। 6.232 into 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को हम लोग 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। तो जब कभी भी हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, समझना इस चीज को, जब कभी भी हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, मिनिमम 1 कूलम हम ले रहे हैं पॉइंट चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स है? 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। तो हाँ सर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सर -1.6 होगा कि सिर्फ 1.6 ही होगा पॉजिटिव? हाँ, अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से ये करना चाहते हो तो फिर -1.6 लिख सकते हो। अगर आप प्रोटॉन के चार्ज को +1.6 बोल रहे हो तो फिर वो -1.6 है। ठीक है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन पे जरूरत पड़ता है। इन जनरल नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि हम उस एटॉमिक लेवल पे तो कुछ प्रोसेस कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो अगर केमिस्ट्री में जाएंगे या फिर उस लेवल पे जाके क्वांटम में स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे हम कुछ प्लस और माइनस देना पड़ सकता है। ठीक है, सर 1 मिनट लिख लेता हूँ। डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली, ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, मतलब क्या है? -1.6 into 10⁻19 कूलम, यही तो निगेटिव हो गया। ठीक है। सो ये डाटा मैं इकट्ठा करके एक साथ इसीलिए देता हूं ताकि आप लोग बार बार रिवाइज कर सको इस चीज को और वो रजिस्टर हो जाए अपने दिमाग में, कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि छोटी छोटी चीजों का कंफ्यूजन क्या करता है, बड़े लेवल पे जाके बहुत सारा गड़बड़ कर देता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हो गया? सर लास्ट लिख रहे हैं। हाँ हाँ, और अगर मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ तो फिर रोक देना मेरे को, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता है क्या। बट हाँ आई सर, रिपीट इट। हाँ, बट आई रिपीट सेवरल टाइम्स सो दैट ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला कि भाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ, नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। ना, वही तो गलत कर गए फिर से। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ, हाँ सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड योर मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक नंबर में अंतर है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, यही बनाता है आपके न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस का मास ही आपका पूरा जो एटम है, एटम का मास को हम न्यूक्लियस का मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है। और उसको आप नेग्लेक्ट करके क्या बोलते हो? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर बोलो तो क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन। तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो हम क्लास 8, 9, 10 से शुरू करते हैं और पढ़ते रहते हैं, और पूरी जिंदगी भी पढ़ोगे तो भी ये जाके एंड नहीं होने वाला है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं वही सारी चीजें दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस।
और एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अपना जो पीरियोडिक टेबल है वो उसको किस बेसिस पे सजाया गया है? एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर। पहले क्या था? एटॉमिक मास के ऊपर बेस करके सजाए थे, तो एटॉमिक मास हमने देखा है कि वेरी कर जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, अभी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाया है बोर्ड्स मॉडल से। तो उसमें अभी क्या है कि चलो बेहतर है पीरियोडिक टेबल अभी के लिए, है ना। और टोटल कितने नंबर ऑफ ये मिल चुके हैं हमको एलिमेंट्स? 118 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स। उसमें से मेटेलॉइड्स कितने हैं? मेटेलॉइड्स कितने हैं? 7 मेटेलॉइड्स है, ठीक है। 118 में से 7 मेटेलॉइड्स है। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है, ठीक है। नॉन मेटल में ऐसा कौन सा है एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में रहता है? इन जनरल आपको नॉन मेटल जितने सारे मिलेंगे ना, या तो सॉलिड मिलेगा या फिर गैसियस मिलेगा, यस। है ना। गैसियस फेज में रहता है या फिर सॉलिड फेज में, कुछ रहता है सॉलिड फेज में और मैक्सिमम रहते हैं गैसियस फेज में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, या फिर आपका पूरा का पूरा इनर्ट गैस, तो सारे गैसियस फेज में है। कार्बन आपका सॉलिड फेज में मिलता है। लेकिन ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, पता है? ओनली ब्रोमीन। ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे या तो सॉलिड है या गैसेस है। चलो ये हमारा उतना पार्ट नहीं है। एनीवेज, तो भाई एटम्स आर मेड अप ऑफ, हमने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहा है? रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस। सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स और शेल्स। और उसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने एक्सिस पे भी घूमता है ना, जिसको हम स्पिन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो उसका शेल और ऑर्बिट्स है, तो ये जो शेल हम बोलते हैं, दैट शेल कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? ये शेल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट जो बोल रहे हो वो है क्या चीज एक्चुअली? इट इज एन एनर्जी लेवल, ठीक है। कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन में इतना एनर्जी है, इसीलिए वो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। उससे ज्यादा एनर्जी होगा तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, जंप करेगा, ठीक है। तो शेल कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? शेल कॉरस्पॉन्ड्स टू योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? KLMN इस टाइप से लिखते हैं। जैसे फर्स्ट शेल जो हो गया वो K शेल, L M एंड N, ठीक है। और उसके ऊपर जाओगे तो फिर और भी जा सकते हैं, बट उतना नहीं आ रहा है ना। तो KLMN ये हो गए 4 क्वांटम स्टेट। तो हमारे पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स है। तो 7 ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिट्स है, शेल्स है, ठीक है। तो ये एक एक शेल या फिर एक एक जो ऑर्बिट्स है, ये बेसिकली क्या है? एक एक एनर्जी लेवल है। हर एक शेल अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रख रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी पोजेस करता है तो फिर वो वहां पे घूमेगा। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो केश से एल शेल में मूव कर जाएगा। समझ में आया? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कितना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल? सर 8। ना, गलत। ये सब बताया है मैंने, मेरे को पता था कि आप लोग सुन रहे हो, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो रहा है। देखो यार, हर एक चीज ना, आप किताब खोलोगे, गूगल करोगे, हर एक चीज मिलेगा। गूगल में किताब में रहने से नहीं होगा, वो चीज रहना चाहिए अपने दिमाग पे, यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डाटा इंपॉर्टेंट है, समझना तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये डाटा मेमोरी में स्टोर होना जरूरी है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल? 24। 24 नहीं,
हर एक शेल का अलग अलग ये रहता है ना। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज ट्वाइस n स्क्वायर, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 4 k एलिमेंट, तो 2n स्क्वायर एक ऑर्बिट्स और एक शेल मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जैसे तो अगर देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के शेल क्या होगा, 2n स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसमें होगा 2। एल शेल मतलब सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 मतलब कितना हो गया 8। सिमिलरली ये हो जाएगा थर्ड मतलब 18 n में 32। सो एक एक शेल या फिर एक एक ऑर्बिट इतना ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख पाएगा। क्लियर। सो के शेल में 2, l 8, m 18, n 32, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। समझ गए। बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये एक नंबर का अगर ये सवाल आ गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक नंबर हमारे हाथ से निकल जाए, जो सबसे आसान चीज था शायद से, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन लेवल बोलेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल ट्वाइस n स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो अगर हाइड्रोजन है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? लेफ्ट साइड के सारे क्या है, पीरियड्स में लेफ्ट साइड के सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स होंगे, मेटल्स। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट पीरियड में है और फर्स्ट कॉलम में है, ग्रुप में है, बट इट इज ए नॉन मेटल, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी दे देगा, छोड़ देगा, तो फिर बचेगा क्या, है ना। तो ये इतना इजीली इस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता है, इसीलिए ये क्या है, नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। समझ गए। मेटल वही सारे हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देता है, दानवीर होते हैं मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन अगर एक है भाई, उसी को भी उसको भी दे देगा तो बचेगा क्या उसका। इसलिए हाइड्रोजन इजीली डोनेट नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत करीब है और यहाँ पे जो आयनाइजेशन बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियस का और एक इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन वो नॉन मेटल में आता है। सेकेंड एलिमेंट क्या है अपना, हीलियम। अब हीलियम के लिए क्या होगा, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। सो हीलियम में हम देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है, Z इज इक्वल टू 2, और इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल है। अगर हीलियम से अगर किसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लेते तो हीलियम क्या बन जाता, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता। बट क्योंकि के शेल में कितना मैक्सिमम कितना पकड़ता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है और 2 हीलियम के पास है, तो इट इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। जिस शेल में मैक्सिमम नंबर जितना रख सकता है अगर उतना मिल जाता है, या फिर उसका आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल कैटेगरी में आता है। तो हीलियम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसमें 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, लिथियम है। अब लिथियम में क्या होगा, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 3, तो इसमें और एक इलेक्ट्रॉन देना है ताकि वो न्यूट्रल रहे, है ना। और न्यूट्रल के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन और आता है इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, वो एल शेल में चला जाएगा, एल शेल में चला जाएगा, है ना, वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। एक एक शेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। और जो बेसिक ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब के शेल में जो है उसी को ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, मोस्ट स्टेबल क्या कहते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल, और लोएस्ट एनर्जी लेवल को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। तो हर एक लेवल ग्राउंड स्टेट से ऊपर का हर एक लेवल क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो इस दुनिया का हर एक चीज चाहता है कि वो अपना जो एक्साइटमेंट है उसको छोड़ के वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, क्या कहते हैं इसको, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आना चाहता है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होता है वो कूदता है, और फिर क्या होता है कि वो एनर्जी लूज करता है और फिर अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि मैं अपना एनर्जी लूज करूं और ग्राउंड स्टेट पे आ जाऊं, ठीक है। तो याद रखना ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल।
ग्राउंड स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल, और लोएस्ट एनर्जी लेवल पे हर एक इलेक्ट्रॉन को आना चाहता है, और आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तब जाके वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। अब देखो लिथियम में हो गया भाई 3, अब फिर उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरियम बेरिलियम में कितना होगा, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे ये जो तो बेरिलियम जो है उसमें 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एक न्यूट्रल एटम है, लेकिन इसका 2 ही है ना बाहर में, तो वो इजीली लूज कर सकता है। लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली दे सकता है कि भाई एक ही ले जाओ मेरा, तो मैं क्या है, मैं स्टेबल स्टेट पे आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटेड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो वो स्टेबल स्टेट में आ रहा है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में इनबैलेंस इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो रहा है, वो एक्साइटेड स्टेट में है और वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से स्टेबल स्टेट अचीव करूं। तो लिथियम क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किसी को भी पट करके दे देता है, ठीक है। देखिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा लिथियम, मैंने म्यूट कर दिया है सबको, हाँ, तो अनम्यूट कर लेना बोलने से पहले, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। सो मैंने क्या कहा कि लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा किसी को भी, देने से लिथियम क्या बन जाएगा, लिथियम बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें ज्यादा हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल से बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयन, आयनाइज्ड हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एन आयनाइज्ड एटम। तो आयनाइज्ड एटम बोलो, आयंस बोलो, क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को या तो ले रहा है या फिर दे रहा है। तो अब मेटल्स क्या है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो डोनेट कर सकता है। नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो ब्रोमीन, बोरॉन, बोरॉन में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, 5 और 5, ठीक है, 5 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो बोरॉन भी अभी क्या है, न्यूट्रल है बोरॉन। बोरॉन मेटल है कि नॉन मेटल है, सर मेटल। नहीं, बोरॉन ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, बोरॉन को बोलते हैं मेटलॉइड, ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, ठीक है। सो बोरॉन क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया, क्लियर। सो इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। फिर आता है अपना कार्बन। सो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और इसमें क्या है कि भाई 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद नॉन मेटल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन लेके बैठा हुआ है। उसके बाद नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आता है अपना नियन। नियॉन। अब नियन में क्या है, देखो कि 2 तो फर्स्ट के शेल में है, और बाकी आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, एल शेल हो गया, और एल शेल में मैक्सिमम कितना पकड़ता है, 8। तो नियन के 8। पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, ठीक है। तो ये भी स्टेबल इनर्ट गैस हो गया, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्टेबल है। अब क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अब सोडियम आएगा उसके बाद, तो एक प्रोटॉन तो ऐड कर दिए, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम का, वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, क्योंकि एल शेल उससे ज्यादा नहीं रख सकता है, तो वो एम शेल में चला जाएगा हायर स्टेट पे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कैन नॉट बी मोर देन 8। ये भी लिख के रखो ये वाला, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, व्हाट इज वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है कोई भी एटम, ठीक है। सो 2 इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे आपको नोट करने वाले हैं। एक तो हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, इट शुड नॉट एक्सीड योर 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में। और दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल,
जो भी किसी भी लेवल पे जो वैलेंस शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एटम्स नहीं रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए इसको एल शेल में। अब क्या है कि ये तो फुलफिल हो गए, एल शेल कंप्लीट, तो उसने बोला कि भाई ये हायर स्टेट पे जाएगा, एम शेल में जाएगा। सोडियम आया, मैग्नीशियम आया, तो एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, 3 और बढ़ गए प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए एम शेल में। और फिर आता है अपना सिलिकॉन। ठीक है, ये सिलिकॉन क्या है? फिर से सिलिकॉन इज ए मेटलॉइड। ठीक है, सिलिकॉन मेटलॉइड, और जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? सेमीकंडक्टर, हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन में कितना प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? उसके बाद तो ये सारे नॉन मेटल्स है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सोडियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम। फिर जर्मेनियम ये भी क्या है? मेटलॉइड है और अपने सेमीकंडक्टर मेटल। फिर आर्सेनिक, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल, उतना ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो हमारा काम का चीज यहाँ पे क्या क्या है वो चीज हम देखते हैं कि काम का चीज है ये 3। सेमीकंडक्टर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये ग्रुप, थर्ड ग्रुप जिसको 13 ग्रुप बोलो, फिर 14 या फिर 4th एंड 5th ग्रुप। दिस इज क्यों इसको ग्रुप 3 क्यों बोल रहे हैं? इसका वैलेंस शेल जो होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको? 3। ग्रुप 4 में कितना वैलेंस शेल मिलेगा? 4। ग्रुप 5 में कितना वैलेंस शेल मिलेगा? 5। ठीक है, तो ये जो है ये है पेंटावेलेंट। ग्रुप 15 या ग्रुप 5 है, ये क्या है? पेंटावेलेंट मटेरियल। ग्रुप 14 ये है कार्बन, कार्बन फैमिली जो है वो क्या है? वो 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, और ये है ट्राइवेलेंट मटेरियल, ट्राइवेलेंट। सो इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है कार्बन ग्रुप से। तो यही बनाता है, ये जो 14th ग्रुप है ये बनाता है अपना सेमीकंडक्टर फैमिली। और बोरॉन क्या है? मेटलॉइड है। सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? मेटलॉइड। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेज पे। अब बात करते हैं कि यहाँ से हमको और क्या नोट करने वाली बातें हैं। सो यहाँ से नोट क्या क्या कर लिए भाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कितना होता है किसी भी एटम का? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है ना? क्लियर? याद रहेगा। देखो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये सब पिक्चर दिखाना या फिर सिनेमा देखने तो आए नहीं। हमको ये जितने सारे मैं डाटा बोल रहा हूँ वो डाटा को याद रखना पड़ेगा, और इसीलिए इसको बढ़िया से लिख के रखो। रिवीजन करना जरूरी है, ये सारे चीज छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होता है। द एनर्जी एसोसिएटेड टू एन इलेक्ट्रॉन इज दैट ऑफ इट्स ऑर्बिटल्स। तो मैंने क्या कहा कि हर एक ऑर्बिटल का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर उतना एनर्जी पोजेस करता है तो वो उस शेल में रहता है। या फिर उल्टा बोल लो कि इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी पोजेस करता है तो वहीं पे घूमता है, और इसी को हम लोग ऑर्बिटल्स या फिर शेल बोल रहे हैं। The configuration corresponds to the lowest electronic energy is called your ground state. और हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट पे आए। Any other configuration is an excited state. ठीक है, The shells are further divided into subshells. Subshells में क्या क्या है? S, P, D, F subshells होते हैं, K, L, M, N shells होते हैं, और एक एक शेल के अंदर फिर से क्या होता है? सबशेल होता है। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे देखो, आप लोगों का सवाल में एक्सपेक्ट कर रहा था जो नहीं आया, कि यहाँ पे जैसे के शेल में तो 2 है, हमने बोला कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रख सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना? तो के शेल तो ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, वो फुलफिल्ड हो गया।
एल शेल में 8 है तो 8 ही रख सकता है, ठीक है। लेकिन एम शेल में 18 है, एन शेल में 32 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, उसमें तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है कि नहीं। तो शेल में आपके 32 है, 18 है, लेकिन उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा है, इसका मतलब उस शेल के अंदर क्या है, और भी लेयर्स बने हुए हैं, एक एक शेल एक एक एनर्जी लेवल के अंदर फिर से एनर्जी का लेयर बना हुआ है, ठीक है। और उसी एनर्जी लेयर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सबशेल्स बोल रहे हैं, और सबशेल्स को हम बोल रहे हैं SPDF। और ये होता क्या है, सबशेल्स आर द सेट ऑफ स्टेट्स डिफाइंड बाय योर एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन है, आपको प्रिंसिपल हमने पढ़ा था 10+2 में, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन को रखते जाए। इलेक्ट्रॉन्स आर असाइंड टू ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग n+l, शेल नंबर जितना होगा प्लस इसका एजीम्यूटल जो क्वांटम नंबर होगा, दोनों को ऐड करो, वही उसका एनर्जी स्टेट बताएगा, और हमको कौन से शेल में इसको रखना है वो हमको समझ में आएगा, अभी पता चल जाएगा चीज क्या बोल रहा हूँ। एल क्या है, एल है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, ठीक है, सब शेल को डिफाइन करता है वो। आ रहे हैं, समझ में आएगा, अभी फिर से रिपीट करेंगे वो पुराना स्लाइड, उससे पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि आप लोग भूल चुके हो। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be placed in a subshell is given by your 2 into twice l+1, कि एक सबशेल में, एक शेल में कितना होता है मैक्सिमम नंबर, वो हमको पता है ट्वाइस n², जो भी शेल नंबर होगा, और सबशेल का में कितना पकड़ेगा वो कैसे पता चलेगा, 2 into twice l+1, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन्स एक एक सबशेल पकड़ सकता है। तो एल का वैल्यू क्या है भाई, एल का वैल्यू होता है 0 से लेके n-1 तक। तो n = 1 फर्स्ट शेल, के शेल के लिए n = 1 है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, l का वैल्यू होगा n-1 मतलब 0। तो अगर 0 होता है l का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना पकड़ सकता है, l का वैल्यू तो 0 है, 2 into 1 मतलब 2। तो सबशेल जो 0 l = 0 जो रिप्रेजेंट करता है सबशेल, वो है s, तो s सबशेल में आएगा आपका 2। फिर आप पकड़ लो n = 2, सेकंड शेल और सेकंड ऑर्बिट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, l से। तो n = 2 होने से आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल कितना होगा, l का वैल्यू क्या हो सकता है, l का वैल्यू 0 to 2 n-1, तो 2 - 1 मतलब 1 है ना। सो 1 अगर प्लेस करते हैं तो देखो 2 + 1 3 3 6, सो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसमें होता है, p सबशेल में। सिमिलरली अगर n = 3 होता है m शेल, तो यहाँ पे 3 होने से l = कितना हो जाएगा, 2, तो 2 होने से 5 into 2 मतलब 10, जो अपना d ब्लॉक का एलिमेंट से सबशेल में, d सबशेल में 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है मैक्सिमम। और l = अगर 3 होगा, जैसे n = 4 होगा, तो मैक्सिमम l का वैल्यू क्या हो जाएगा, n 4 होने से l का वैल्यू मैक्सिमम आया 3, तो यहाँ पे आएगा 6 + 1 7, 7 मतलब 14, ये होगा आपका f सबशेल। क्लियर। तो ये होते हैं सबशेल के कॉन्फ़िगरेशन। अब l का वैल्यू 0 to n-1 हो सकता है, क्योंकि पकड़ लो आपका n = 3 में 2 पकड़ता हूँ सेकंड सबशेल, जैसे हमारा कौन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम को पकड़ लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, z = 3 मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसमें 3। और ये कौन सा शेल में है, सेकंड शेल में है, ठीक है। सो n = 2, तो इसका अगर हम
थोड़ा अंदर जाएंगे तो देखेंगे L इक्वल टू कितना होगा, N इक्वल टू अगर 2 है तो L इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड 1, 1. मैक्सिमम 1 होगा, है ना, 2 - 1। तो इसमें देखो अगर इसका लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हम कैसे लिखते हैं, 1s2 एंड 2s1, ठीक है। 1s2 कंप्लीट हो गया, एस शेल में 2 ही रख सकता है, और फर्स्ट शेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, 2n², मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। सो ये हो गया पहला शेल जो है वो कंप्लीट हीलियम पे, और फिर आता है लिथियम, तो ये 2s1 पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 2s1 पे। सो और ये एस शेल में चला गया, है ना, क्लियर, समझ में आया। हाँ सर, क्लियर. सो L इक्वल टू 0, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, अभी देखा हमने L इक्वल टू 1 होने से 6, 2 होने से 10, और L इक्वल टू 3 होने से 14। और इसी के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, L इक्वल टू 0, 1, 2, 3 जो होता है L का वैल्यू, उस वो कॉरेस्पॉन्ड करता है किससे, शार्प शेल SPDF से, ठीक है। तो मेरा S शार्प शेल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, P में 6 रख सकता है, D में 10 रख सकते हैं, F में 14 रख सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में देखेंगे इस चीज को, तो 1s 2s और 2s से हायर एनर्जी लेवल पे 2p, 2p से हायर एनर्जी लेवल पे होगा 3s 3p, और फिर 4s 3p से हायर एनर्जी लेवल पे कौन आया, 4s 3d, ठीक है, 4p 5s, इस तरीके से बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा एक एक एनर्जी लेवल पे, सो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, ये सारे हो गए एनर्जी लेवल, 1s फुलफिल होगा, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s फुलफिल, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ जाएगा, 2s पे जाएगा, फिर 2s2 होगा, और तो ये फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो गया s ऑर्बिटल शार्प शेल। तो लेकिन अच्छा लिखता हूं, नहीं तो फर्स्ट शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² इक्वल टू 2, तो इसमें 1s2 होगा तो फुलफिल हो गया, यह हो गया सेकेंड ऑर्बिटल। सो 2n² के हिसाब से 2 मतलब कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, 2s2 में 2 और 2p6 में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिटल का, p में मैक्सिमम 6 पकड़ सकता है। तो जब पहला क्या कहते हैं, हीलियम के बाद पहला इलेक्ट्रॉन आया तो वो कहाँ गया, 2s1 पे गया, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन आया 2s2 हो गया, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन आया तो 2p6 हो गया। तो हमने जो देखा था पहले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखे थे, तो इसमें ये तो हो गया पहला कंप्लीट। उसके बाद लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 2s1 हो गया। उसके बाद बेरिलियम आया तो 2s2 हो गया, ये एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर जब बोरॉन आया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसको तोड़ो, 1s2 2s2 और 2p1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये है आपका आउटर मोस्ट शेल, सेकेंड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और ये जो एक एक एनर्जी लेवल है, जैसे 2s और 2p, ये इसके बीच में एनर्जी गैप नहीं है क्योंकि ये सेम शेल के अंदर है, लेकिन 2p के बाद 3s, यहाँ पे आपको एनर्जी गैप मिलेगा, 2p से 3s स्टेट, 3s 3p 3d, और 3p से 4s का जो लेवल होगा एनर्जी का, वो एनर्जी लेवल कम है 3d से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों से ये करूंगा कि मेरे को आई एम नॉट श्योर एनफ
कि 4s का एनर्जी लेवल से 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है कि कम होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम एंट्री करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो 4s सबशेल को पहले फुलफिल करेंगे देन 3d। ये एनर्जी की वजह से हो रहा है, क्या है, मैं गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, है ना। सो यहाँ पे जब हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे देखो, तो 2p के बाद 3s, 3p के बाद 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s। अब देखो यहाँ पे 4s मतलब मैंने क्या कहा था कि n प्लस l, l कितना है s के लिए, l इक्वल टू 0, ये हो गया 4। और 3d में क्या है 3 प्लस, और d के लिए कितना होता है, l का वैल्यू d के लिए है 2, तो ये हो गया 5, है ना। तो पहले कौन फिलअप होगा, 4, इसलिए 4s पहले फिलअप हो रहा है, ठीक है। सो डी ब्लॉक जो है वो हमेशा, डी ब्लॉक कितना इलेक्ट्रॉन्स पकड़ रहा है, डी ब्लॉक आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ पा रहा है, और डी सबशेल, और इसमें हमने देखा कि उसके ऊपर एक लेयर बना होगा नेक्स्ट फेज का, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में मिलेंगे हमेशा मैक्सिमम 8 ही मिलेंगे आपको, यहां से क्लियर होता है। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, पीरियोडिक टेबल पे टोटल कितने ग्रुप से, 18 ग्रुप से, है ना, 18 है। तो ये बीच का जो मेटल्स है, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे, इसको बोलते हैं, इस ब्लॉक्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स कौन सा ब्लॉक में आ रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका तो देखोगे डी ब्लॉक में आ रहा है। ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप है ये होंगे आपके एस ब्लॉक, और ये हो जाएगा आपका पी ब्लॉक, ठीक है, जिसमें आपके मेटल, नॉन मेटल्स, और क्या कहते हैं इसको, मेटलॉइड्स पी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी शेल में पड़ेगा, इसका डी सब शेल में आएगा, ये 1s 2s 3s इस टाइप से आएगा, क्लियर। सो एस सब शेल में जब भी होगा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, मेटल्स होते हैं जैसे अपना सोडियम, पोटेशियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिनको हम ओपन रख नहीं सकते हैं, केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो कट करके दे देता है किसी को, तो रिएक्ट कर जाता है, जल जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन उसे पट करके ले लेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आग लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें हैं। होप कि एक रिवीजन हुआ, कि चीजों को और बेटर तरीके से आपको समझ में आया, क्योंकि हमको यहाँ पे एनर्जी लेवल लेके बहुत कुछ करना है अभी सेमीकंडक्टर में। तो पहला जो चीज समझ में नहीं आता है या फिर डाउट रहता है और लगता है कि समझ में आया और हम इग्नोर करते हैं, वो है एनर्जी लेवल। क्योंकि इस चीज को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम एनर्जी बैंड बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, तो ये क्या है, मैकेनिकली हम समझने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है यार, दिस इज माय बैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये ऐसा होगा, बट उसको समझना थोड़ा सा कठिन है। तो ये एक एनर्जी स्टेट है, और मैंने आपको बहुत बढ़िया से आई होप कि समझाया कि शेल क्या होता है। शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, और सब शेल होते हैं इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। देखो जैसे 3p6 हो गया, तो थर्ड शेल का उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो 3d में ना आके वो कहाँ चला जाएगा, 4s पे 4s. चला जाएगा, और 4p पे 6 होगा, तो इसके फोर्थ शेल जो है उसमें क्या हो गया, फोर्थ शेल तो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आया, और उसके बाद आपका 3d फिलअप हो रहा है। सो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ रहा है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं है ना, उसका आउटर मोस्ट में फोर्थ शेल का लेयर बना हुआ है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट करूंगा और समझ में आएगा। सो कार्बन को पकड़ लो तो उसका जेड एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1s2 2s2 2p2,
हो गए उसका 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन कार्बन ग्रुप ही हमारा सेमीकंडक्टर ग्रुप होता है, तो उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितने होंगे? 6 + 8 मतलब 14, ठीक है। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो इसका अगर ग्रुप में तोड़ोगे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p2 हो गए। इसमें भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 थर्ड शेल में। इसका सेकंड शेल वैलेंस शेल है तो इसमें मिल गया है 4। फिर जर्मेनियम, इसमें होता है 32। सो 32 देखो, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता है, अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमने देखा कि 2 8, यहाँ पे 6 + 8 = 14। तो सिलिकॉन से 14 है, सिलिकॉन में 14 है, तो 14 + 8 कितना होना था? 14 + 8 22 और 22। लेकिन बीच का जो डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल्स है वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन्स भर गया है? यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 22 + 10 हो गया आपका 32, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर हो गया 32 जर्मेनियम का, क्योंकि जर्मेनियम के थर्ड क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे देखो 3d10 आके कुछ गया। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 और 4p2, समझ गए। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है डी ग्रुप पे, बट उसके ऊपर का लेयर क्या है? फोर्थ शेल है और जिसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो आउटर मोस्ट शेल में सबका क्या कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मुझको? कार्बन के ग्रुप में हर एक में 4 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सेमीकंडक्टर बोलते हैं उस ग्रुप में, कार्बन को सेमीकंडक्टर नहीं बोलते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो सब में है, तो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो एनर्जी गैप है कार्बन का वो है 5.4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 से 6। ये तो वेरी करता है थोड़ा सा कार्बन का इधर उधर, आपको पता है C12 होता है, C का अलग अलग ये वेरिएशन है। तो एनर्जी गैप जो है वो डिफर करता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो 5.4 पकड़ लो। और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का है एनर्जी गैप कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो ये एनर्जी गैप का, इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप का जो डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट करके रखो, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी जो बातें मैंने बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना, ठीक है। चीजों को समझ जाओगे तो फिर आसानी से याद रहेगा, अदरवाइज रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, है ना। सो इसमें चलते हैं। लास्ट पेज एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ श्योर, अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं तो वीडियो शेयर करूंगा। हाँ सर, हो गया। सो इलेक्ट्रॉन्स जो सब शेल से एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, या फिर वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, या फिर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, उसमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी लेवल होता है एक एक, है ना। सो एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू एन एटम बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और डायरेक्ट लाइट। हम एटम्स में डायरेक्ट लाइट देके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, या फिर गर्म करके, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब्स एनर्जी इन क्वांटा, समझ में आया? वो पैकेट्स में एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए क्वांटा इज इक्वल टू E = hf। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एनर्जी कितना, एक क्वांटा में कितना एनर्जी होगा। E = गिवन बाय hf। व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लिख के रखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए क्वांटा इज इक्वल टू E = hf।
H is the Planck constant and F is the frequency of radiation. तो आप जो एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वो चाहे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करे या एब्सॉर्ब करे, तो एनर्जी जो होगा कितना होगा, HF प्लांक्स कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी। और प्लांक कांस्टेंट क्या है, प्लांक कांस्टेंट है 6.623 या 26 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। ठीक है, greater the frequency of radiation, higher is the energy absorbed by the electrons. तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा रेडिएशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एक एटम है वो अगर ज्यादा रेडिएशन करेगा, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी उतना ज्यादा निकल रहा है। और अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हो हायर रेडिएशन में करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो नोट कर लिया। Sir, 1 minute. E is equal to HF. Sir, हो गया। सर हाँ बोलो। हाँ, इसका आगे वाला जो Eg इक्वल टू 5.4 और Eg इक्वल टू 1.7 EV था, वो डिफरेंस वैल्यू क्यों है? डिफरेंस लास्ट पेज में हाँ लिखे। हाँ हाँ इसका बोलो। आगे वाला Eg इक्वल टू 5.4 और Eg इक्वल टू 1.7 और एक क्या था वो बोला? इसका है दिस वन। हाँ हाँ हाँ, हाँ क्या है यहाँ पे, ये Eg है ना, Eg। हाँ एनर्जी गैप, गैप हाँ एनर्जी। हाँ एनर्जी गैप में Eg इक्वल टू 5.4 EV और 1.1 EV हाँ और एक है 0.7 EV। हाँ। इसका डिफरेंस क्यों है? देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं होना चाहिए। हाँ सेम होना चाहिए। ये देखो पहले पहले क्या है, ये कार्बन है। सेम होना चाहिए। नहीं देखो देखो मैं दिखाता हूँ। कार्बन है ना, कार्बन में क्या है, इसका आप पकड़ लो, ये इसका न्यूक्लियस है, दो शेल है 1n2, दो शेल हो गया 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल को अगर हम डिवाइड करते हैं कि 2 शेल में, इसका साफ शेल पकड़ लेते हैं, ये p शेल और ये उसका s शेल, तो s शेल में उसका 2 इलेक्ट्रॉन और p शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सेम एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, p शेल थोड़ा हायर एनर्जी लेवल। ये जो एक एक हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये अंदर में मतलब इससे ये हायर एनर्जी लेवल पे है, इससे ये हायर एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, और एक बात नोट करो कि ये एनर्जी जो है वो निगेटिव में है। ठीक है, एनीवेज उसमें नहीं जा रहे हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो जर्मेनियम सिलिकॉन को लेते हैं, सिलिकॉन को जब लेते हैं तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया और 1s2 हो गया, 1s2 इसमें। उसके बाद क्या आ रहा है 2s2, सो ये हो गया 2s2 और 2s2 के करीब में ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो गया एनर्जी का, तो यहाँ पे हो गया इसका 2p6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया इसका 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6। उसके बाद आ रहा है 3s2 एंड 3p2। तो 2p6 से 3s2 जो होगा वो ज्यादा एनर्जी लेवल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इसका 3s2 और उसके बाद आता है आपका 3p2। तो 3p2 और 3s2 में जितना गैप होगा मतलब एनर्जी डिफरेंस होगा, ये हो गया 3p2। सो दिस इज माय 3p सब शेल, दिस इज माय 3s। तो 2p से 3s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है।
3s और 3p के बीच में कम है, 2s और 2p के बीच में बहुत कम गैप है, मोटा मोटी सेम, क्योंकि ये सब शेल एक ही शेल में है, ये भी एक ही शेल में है ना। सब शेल्स अलग अलग है, हल्का हल्का हायर एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखो 1s से 2s के बीच में गैप ज्यादा हो। तो इसका जो एनर्जी गैप आता है आपका सिलिकॉन का बोलो, जर्मेनियम का बोलो, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बैलेंस शेल है, यहाँ पे आपको कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अगर निकालना हो तो ये न्यूक्लियस के करीब में है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब में है ना। तो इसमें न्यूक्लियस का जो पकड़ होगा वो ज्यादा होगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे अगर आप सिलिकॉन का देखते हो तो बीच में एक लेयर है पूरा का पूरा, इसको जब निकालना चाहोगे तो थोड़ा इजीली आप निकाल सकते हो। सिमिलरली जब जर्मेनियम आएगा तो जर्मेनियम का देखो 4th शेल में है, तो 3p6 हो गया, उसके बाद 4s2, तो ये 4 शेल और न्यूक्लियस से और दूर जाएगा, है ना। और बीच में क्या है, 3d10 का एक लेयर बना हुआ है ये सब शेल का। उसके बाद आपका आ रहा है 4p2, तो 4s और 4p जो होगा, 4s और 4p ये दोनों 4th क्या कहते हैं 4th शेल में है, तो ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो इसको तो और इजीली निकाल सकते हो आप सिलिकॉन से भी इजीली, क्योंकि जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, न्यूक्लियस का पकड़ उस इलेक्ट्रॉन पे कमजोर होता जा रहा है ना, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे पा रहा है। तो गैप वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी हिसाब से इसका कम हो रहा है जर्मेनियम का, ठीक है। सिलिकॉन का उससे ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा। तो नॉन मेटल्स जितने सारे हैं वहां पे देखोगे वो स्टेबल कंडीशन में है, तो उनका एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप जो है वो हायर लेवल पे रहते हैं, ठीक है। इस चीज को और थोड़ा क्लियर करेंगे आगे चल के, और आगे चलते हैं, रिपीट होगा, डोंट वरी, और समझ में आएगा। एक बार मैं एकदम क्लियर कट बताऊं तो ये एनर्जी लेवल का जो पूरा का पूरा फंडा है आज तक मेरा ही क्लियर नहीं है। थोड़ा बहुत समझते हैं लेकिन बहुत सारा अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए क्वांटम फिजिक्स है, और क्वांटम फिजिक्स में हम जाते नहीं है, लेकिन अपना जो भी एक अंडरस्टैंडिंग बने, मेरा कोशिश वही है कि एक अंडरस्टैंडिंग बने, और कि ऐसा होता है, आपको और स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए, और शायद से हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हमको उस क्वांटम में जाना नहीं पड़ता है ना, और उसके ऊपर उतना सवाल भी नहीं होता है। जिस लेयर पे हमारा अंडरस्टैंडिंग है उतने पे हमारा काम बन जाता है, और गैप एनर्जी को समझते हैं, मैं कोशिश करूंगा और बेटर तरीके से समझा सकूं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन का आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप जो है वो जर्मेनियम से ज्यादा है, और कितना है उसका वैल्यू याद रखना जरूरी है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कार्बन का याद नहीं रखने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर एनर्जी गैप एनर्जी जो होता है, एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो उसको हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी डाटा जो मैं दे रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप एनर्जी कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर, जर्मेनियम का 0.7, इसको यूज करेंगे अब। उसके बाद क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी को क्वांटा में एब्जॉर्ब करता है, मतलब पैकेट्स में, और एक एक पैकेट का एनर्जी लेवल कितना होता है वो डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, और एक कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 into 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बड़ा हो गया, हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। एनर्जी possessed by an electron in the orbit, एक ऑर्बिट पे एनर्जी कितना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। ये सारे अपने एनर्जी लेवल्स हैं, 1s 2s एनर्जी लेवल्स है।
तो एक लेवल से अगर दूसरे लेवल पे वो जंप करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, अगर हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। अगर हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज करेगा, एमिट कर देगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब इज गिवन बाय योर W2 minus W1 is equal to HF. E equal to HF होता है, तो W2 minus W1, ये W1 और W2 क्या है? W1 is the energy of initial orbit and W2 is the energy of the final orbit. मतलब वो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। अब 3s से 2p पे शिफ्ट हो रहा है या 3s से 3p पे आ रहा है। तो इनिशियल ऑर्बिट का जो एनर्जी है और फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होता है? HF. H का वैल्यू हमको पता है 6.6 into 10 to the power of minus 34 जूल सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/सेकेंड, तो क्या बच जाएगा? जूल्स में आएगा इसका रिजल्ट, है ना। प्लांक कांस्टेंट पता है। एनर्जी ये लिख लो, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, W2 minus W1 एक मिनट से लिख रहा हूँ। हाँ HF। हाँ सर हो गया। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिट पे यही देख रहे थे। इट हैज बीन फाउंड दैट द टोटल एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिला के पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व्स इन nth ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिट्स में पकड़ लो, वो वन फर्स्ट शेल K L M N कहीं पे भी अगर वो घूम रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक नंबर and in which shell it is moving, and it was found. तो ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। क्या है कि एनर्जी इज इक्वल टू -21.79 into 10 to the minus 19 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। एन क्या है? शेल नंबर, जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। रिजल्ट किस पे आ रहा है? जूल्स पे। सो इतना एनर्जी किसी भी शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना एनर्जी वो पोजेस करता है। मतलब ये जो हमको निकालना है, क्या निकालना है कि एनर्जी कितना रेडिएशन कर रहा है भाई, W2 minus W1 is equal to HF. सो W2 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। कौन से शेल में है वो देखो कि फोर्थ शेल में है, थर्ड शेल में है कि सेकंड शेल में है। तो जिस शेल में है वो और उस एटम का एटॉमिक नंबर, so Z square upon N square multiplied by -21.79 into 10 to the minus 19 gives you the energy at this level. और वो जब फाइनल पे पकड़ लो वो रेडिएट होके एनर्जी को लूज किया और वो इस शेल में आ गया, तो वहां का निकाल लो कि उसका एटॉमिक नंबर और सेकंड शेल से। हाँ सर ये -21.76 है ना? कौन सा? WN equal to -21.76। हाँ हाँ, -21.76 into 10 to the minus 19 Z square upon N square। Now 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 into 10 to the minus 19 जूल होता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये तो जूल्स में आने से काफी छोटा आ रहा है आपको, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं। एटॉमिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएंगे, तो यहाँ से ये आसान हो जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका आसान क्या फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कि En is equal to -13.6 Z square upon N square इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा कि किसी भी आता है सवाल, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और अगर इसको इग्नोर कर रहे हो तो फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर सवाल आते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का
कन्वर्शन करना पड़ेगा, या फिर किसी एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो कितना एनर्जी पोजेस कर रहा है, या फिर एक शेल से दूसरे शेल में वो जंप करके चला गया तो उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो सब निकालना आ सकता है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा, En is equal to -13.6 Z² अपन n²। इस फॉर्मूला को लिख के रखो, और यहाँ पे देखो ये En किसको डिनोट कर रहा है, हम जब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और Wn कब बोल रहे हैं, जब हम जूल्स में लिख रहे हैं। दोनों सेम है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ कन्वर्शन किया हुआ है। ठीक है, सो -21.76 into 10⁻⁻19 Z²/n², या फिर -13. I think this one is easy to keep in mind. -13.6 into 10 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका इससे, तो 1.6 into 10⁻⁻19 जूल से, सो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट हो गया, लिख लिया। सो Wn is the energy in joule, En is energy in electron volt, mind it। अब आते हैं एनर्जी बैंड में। अभी तक हमने एनर्जी लेवल पे बात किया, तो एनर्जी बैंड मैंने बोला ना, ये काफी कंफ्यूजिंग चीज होती है, और इसके लिए काफी ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप, ये सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो एनर्जी बैंड की बात कर रहा हूं, तो एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड, वो पता है हमको। अब जब एटम्स एक दूसरे के करीब में आता है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, या फिर जब मॉलिक्यूल्स और वो एटम्स मिलकर सॉलिड बना रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर कुछ एक फोर्स लगा रहा है ना, वो बाइंडिंग फोर्स है। So in this process, one atom exerts influence on the other, and the allowable energy levels split into closely spaced levels. तो ये पहले तो शार्प डिफाइन कर लिया हमने कि यही लेवल है, वो एनर्जी हमने अभी निकाला, यही लेवल है। और फिर देखा कि जब और एक एटम इसके पास आ रहा है सेम टू सेम, और इसमें जब आके इसके साथ कुछ पकड़ लो बॉन्डिंग करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल था वो क्या हो रहा है कि डिस्टॉर्ट हो रहा है, या फिर वो एक स्पेस में एक बैंड क्रिएट कर रहा है कि पहले शार्प लाइन था, अब क्या हो रहा है कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इतना एनर्जी होने से भी उस लेयर पे वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसी को बोल रहे हो एनर्जी बैंड। ठीक है, आई डोंट नो मैं कितना सही ढंग से इस चीज को समझा रहा हूँ, बिकॉज मैंने बोल दिया है आप लोगों को कि ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट चीज मैं समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो। तो एनर्जी लेवल तो समझ गए कि एक एटम का जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो वहां पे, और एनर्जी बैंड कब बोल रहे हैं कि दो एटम्स आए साथ में, और उन दोनों का जो एक एक लेयर है और उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसके वजह से जो स्पेस निकल के आया कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे बैंड में वो घूम पा रहा है, उतना एनर्जी पोजेस कर पा रहा है, एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट और बीच में एक बैंड। तो एनर्जी लेवल क्या होगा, स्प्लिट इनटू क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स, है ना। तो इसी को हम बोल रहे हैं एनर्जी बैंड। द स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स फॉर्म कंटिन्यूअस बैंड्स ऑफ अलाउड एनर्जी व्हिच एन इलेक्ट्रॉन में ऑक्युपाई। तो एक बैंड जब बन जाता है, पकड़ ये एक एनर्जी लेवल था, एक पर्टिकुलर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब क्या है कि और इलेक्ट्रॉन्स आए, उसके साथ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं एटम्स लगे, और उनका सबका इन्फ्लुएंस मिलके क्या हुआ, वहां पे सबका इन्फ्लुएंस पड़ा जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स एटम्स का, तो एक बैंड बन गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या है कि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे इस लेवल पे भी हो सकता है, इस लेवल पे भी हो सकता है, इस लेवल पे भी हो सकता है, और वो पूरा का पूरा उसी रेंज को हम एक बैंड बोल रहे हैं कि इतना इतना से इतना तक अगर एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड इज कंट्रोल्ड बाय द एनर्जी लेवल्स दे ऑक्युपाई। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा वो कौन से एनर्जी लेवल पे है, तो वो इसके कंट्रोल करता है। एंड द एनर्जी बैंड इज नथिंग बट ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स
जैसे मैंने बताया लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है और उसी लेवल को हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बैंड बोल रहे हैं, क्लोज टू। ठीक है, सो ये एक एक बैंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रुक सकते हैं और उसके बीच उसके हो सकता है कि उसके बाद में कोई एक गैप रहेगा जिस एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, उतना एनर्जी होगा तो इस लेयर पे घूमेगा, इससे ज्यादा होगा तो वो नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इसी बैंड के ऊपर बेस करके हम डिफाइन करते हैं कि भाई अपना जो मटेरियल है, जो सॉलिड बॉडी है, वो इंसुलेटर है कि आपका क्या कहते हैं इसको, सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है, वो डिपेंड करता है इस एनर्जी बैंड के ऊपर। सो बैलेंस बैंड क्या है, यहाँ पे बैंड पे डिफाइन करो तो बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड हम बोलते हैं। तो बैलेंस बैंड है द हाईएस्ट एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है उसी को हम बोल रहे हैं कि वैलेंस बैंड। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल फ्रॉम बटम, सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो फ्रॉम बटम मतलब 1s2 2s2 इस टाइप से जब हम ऊपर आ रहे हैं एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल की तरफ, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल where no unpaired electron exist, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर में है। So highest energy level where no unpaired electron exists is called your valence band. Conduction band क्या है, the range of energies, जिसको ऊपर से आएंगे और जब पहला शेल कि बाहर से आ रहे हैं और पहला जो शेल मिला हमको, the range of energies possessed by conduction electron, ये तो सिंपल हो गया। the lowest energy level, ऊपर से ये तो सारे एनर्जी लेवल से, तो यहाँ से आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं और यहाँ पे मुझको एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो पहला शेल जहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझको मिलता है। सो द लोएस्ट एनर्जी लेवल फ्रॉम टॉप और हाईएस्ट एनर्जी वेयर एटलीस्ट एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुझको क्या है कि अनपेयर्ड स्टेट पे मिला, तो ये पकड़ लो एल शेल में है, तो दिस बिकम्स योर कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे क्योंकि ये तो एटम तो अलग से नहीं रहेगा, वो मेटल के अंदर है तो बहुत सारे एटम के साथ है, तो यहाँ पे एक एनर्जी का बैंड बना हुआ है, तो उस बैंड पे जहाँ पे मुझको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हायर एनर्जी से लोअर की तरफ आते हुए, तो वो पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस बैंड पे मिलता है उसी बैंड को हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। और नेक्स्ट जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, सो ये अगर कंडक्शन बैंड है तो इससे नीचे जब जा रहा हूँ या फिर इसको ऊपर से आ रहा हूँ और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं मुझको, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, वो हो गया मेरा बैलेंस बैंड। ठीक है, अब फॉरबिडन बैंड या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, जिस गैप के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो दिस इज कॉल्ड बैंड गैप और एनर्जी गैप, and the empty region between valence band and the conduction band where no energy level exists। हमने देखा है अभी तक कि ये अगर मेरा 1s लेवल है, एक एटम के लिए लेवल बोल रहे हैं, और जब हम पूरा सॉलिड का बात कर रहे हैं तो फिर बैंड बोल रहे हैं, तो ये 1s स्टेट है और 1s स्टेट से ऊपर 2s स्टेट है और 2s के ऊपर 2p है और 2p के ऊपर 3s है। तो ये जो गैप है ना 2p के बाद 3s तक जो एनर्जी का गैप है, उस गैप को आप क्या बोल रहे हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल रहे हो, द एम्प्टी रीजन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो अभी आपका वैलेंस बैंड यहाँ पे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, हो सकता है कि आपका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो क्या है 2s स्टेट पे है और 2p खाली है, या फिर 2p में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सो 2p में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है
और मैं जब ऊपर से आऊंगा तो पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा मुझको, 2p सब शेल में मिल जाए, और वैलेंस शेल में इधर से देख रहा हूं तो फिर 2s है, तो 2s और 2p के बीच में कितना गैप है एनर्जी का, वही मेरा फोरबिडन गैप है। समझ में आ रहा है? अब ये तो एक ही शेल में है तो ये ओवरलैप कंडीशन में रहेगा, तो यहाँ पे गैप आपको बहुत कम नजर आएगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस शेल अगर 2p है और 3s पे एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका कंडक्शन बैंड कहाँ मिलेगा, 3s लेवल पे मिलेगा कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड कहाँ पे मिलेगा, 2p पे मिलेगा। तो 2p और 3s के बीच में क्या है कि गैप जो है वो काफी ज्यादा है, तो फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पे। समझ में आया अब धीरे धीरे? मोमिनूर, एनर्जी गैप समझ में आ रहा है ना? और एक चीज डिफाइन करते हैं, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या है? फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, so the energy level corresponds to Fermi level is called Fermi energy। तो Fermi level जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉरी, the highest energy level filled with electrons at absolute zero। absolute zero में कौन से मैक्सिमम लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहा है उसी को आप फर्मी लेवल बोल रहे हो। और फर्मी एनर्जी उस स्टेट, वो आउटर मोस्ट शेल में जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल को हम लोग फर्मी एनर्जी बोल रहे हैं। इस चीज को फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो बेस्ड ऑन लेवल और एक बार लिख लेते हैं ना, हाईएस्ट एनर्जी लेवल फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। एट एब्सोल्यूट जीरो जितना एनर्जी पोजेस करेगा, मैक्सिमम एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है उसी को हम लोग फर्मी लेवल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर देखते हैं तो ये मेरा ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से अभी पकड़ लो ये मेरा 1s2 इसको छोड़ दो, ये 1s2 1s बैंड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं 1s बैंड बोल रहा हूँ। फिर ये पकड़ लो 2s2 है, ये 2p6 है, तो 2s2 ये तो सेम शेल है तो ये इसके बीच का गैप कम है। फिर यहाँ से होगा 3s2 और पकड़ लो आपका 3d10 है और 3p6 है, 3d10 है, 4s2। तो यहाँ पे जाके ना आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है इस लेयर पे 3p या फिर 3p के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। ठीक है, और इसी बैंड को हम बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। और यहाँ पे सारे के सारे क्या है, पेयर्ड में है, मतलब फुलफिल्ड है पूरा का पूरा। इस चीज को और बढ़िया से मैं समझाऊंगा किस तरीके से। फिर बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन द एनर्जी बैंड सॉलिड शोस डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हमको पता है इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता है, और जो गैप एनर्जी क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, तब हम बोलते हैं इसको इंसुलेटर, क्योंकि तब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा है उसके लिए। सो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमने अभी तक पढ़ा है कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्टर में क्या होगा, फिर कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 3D बोल रहा हूँ, डी ब्लॉक इन्वॉल्व है, और डी ब्लॉक जब इन्वॉल्व है तो आपको देखो 4s में मिलेगा और 4p में मिलेगा, नहीं 4p में नहीं मिलेगा, 4s में मिलेगा और डी ब्लॉक में मिलेगा, 3D में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो आपका वैलेंस बैंड जो है और कंडक्शन बैंड है दोनों ओवरलैप किया हुआ मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी गैप है ही नहीं, किसमें, कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे, इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो कंडक्टर्स में ओवरलैप किया हुआ है। क्लियर?
हाँ सर क्लियर। सर लास्ट वाला एक बार दिखा दीजिए ना, लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड। हाँ सर, वो कंडक्शन बैंड, वो सेमीकंडक्टर के बाद से। हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर। एक बार इसको फिर से एक बार देखना, एंड इन कमिंग डेज मैं फिर से इसको और रिपीट करूंगा, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इसके ऊपर। तो सेमीकंडक्टर को समझना और एनर्जी गैप को समझना, मैं बोल रहा हूँ इतना आसानी से नहीं होगा। अगर एनर्जी लेवल, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और मैंने एडमिट किया हुआ है कि एग्जैक्टली अगर सच बताऊं तो पूरा का पूरा पिक्चर मेरे आंखों में भी क्लियर नहीं है। सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमने देखा ये एनर्जी लेवल के ऊपर बेस करके हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या क्या मिलते हैं आपको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक क्या है बताओ? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो प्योर स्टेट में है तो इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक बोलते हैं इम्प्योर को, जब हम डोपिंग करते हैं। तो एनर्जी गैप क्या होता है सेमीकंडक्टर में? अभी अभी देखा हमने, एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1 एट रूम टेम्परेचर होता है। और अगर जीरो, एब्सोल्यूट जीरो में कितना होता है? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एब्सोल्यूट जीरो स्टेट पे सिलिकॉन का। जर्मेनियम का कितना होता है? जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 300 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को पकड़े तो 300 केल्विन। और जीरो केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे होता है 0.78। ठीक है, सो जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लोग सेमीकंडक्टर के हिसाब से यूज कर रहे हैं, कार्बन को नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका एनर्जी गैप हाई है। अभी एनर्जी गैप थोड़ा थोड़ा तो एक पिक्चर आ रहा है ना आंखों के सामने, क्या हो रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है एनर्जी का, वो बोला है। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है भाई? एक्सट्रिंसिक मतलब आर्टिफिशियल और डॉप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। डोपिंग किससे करते हो आप? ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट एटम्स इसमें ऐड कर देते हो। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है और उससे हमको मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो चलो आज के लिए इतना काफी है, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक साथ ज्यादा देंगे हजम नहीं होगा, है ना। लास्ट क्लास वीडियो नॉट अपलोडेड सर, ओ आई एम सॉरी। ठीक है, कर देंगे, अगर नहीं हुआ है तो चेक करता हूँ मैं। हाँ, सुपर नोट कॉन्सेप्ट में करवाया था, सुपर नोट का लास्ट क्लास में करवाया था ना। सो समझ में आया सबको क्या क्या किया आज? सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी गैप, है ना। एनर्जी लेवल को, एनर्जी गैप को बढ़िया से समझना, उसको उस चैप्टर को और पढ़ो तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ। बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर।